नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं यूपी टेट 2019 का पेपर। ये आपका पेपर 1 है और सेट नंबर B है। इस वाले पार्ट में हम बात करेंगे हिंदी पेपर की, और इसके पहले वाली वीडियो में हमने बाल विकास की बात की थी। जो आपके बाल विकास के 30 प्रश्न पूछे गए थे, उनकी बात हमने पहले वाली वीडियो में कर ली है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी की। तो हिंदी में सबसे पहला हमारा जो क्वेश्चन है, जो सबसे पहला प्रश्न आया है, वो है हमारा, घोंसले में चिड़िया है, मैं कौन सा कारक है। तो घोंसले में चिड़िया है, मैं कौन सा कारक है। पहला है आपका अधिकरण कारक, दूसरा है संबंध कारक, तीसरा है आपका अपादान कारक, चौथा है संप्रदान कारक। तो इसमें आपको बताना है कि कौन सा कारक इसमें होगा। आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट, अधिकरण कारक। अब कैसे होगा अधिकरण कारक, तो देखिए, घोंसले में चिड़िया, तो यहाँ जो आपका मैं आया है, जो आपका यहाँ मैं शब्द आया है बीच में, तो इस मैं के कारण ही क्या है, आपका अधिकरण बन पाया है। तो अधिकरण कारक आपके कौन कौन से होते हैं, तो वो होते हैं आपका, एक तो मैं होता है और एक पर होता है। नेक्स्ट आपका जो है संबंध कारक। तो संबंध कारक में आपका होता है का, की, के, ये आपके इसमें होते हैं, का, की और के। नेक्स्ट है आपका अपादान। अपादान कारक में होता है आपका अलग होने का भावार्थ दिखाया जाता है। तो अपादान में आपका होगा से। जब भी आपको बीच में से मिलेगा, इसका मतलब है कि वो क्या है, आपका अपादान कारक है। अपादान में से अलग होने पर, जब आपका अलग होने वाली बात आए, फॉर एग्जाम्पल कि पेड़ से पत्तियां गिर रही हैं, तो पेड़ से क्या है, पत्तियां गिर रही हैं, मतलब वो पेड़ से जो पत्तियां हैं वो अलग हो रही हैं। तो जहाँ भी आपको अलग होने का बोध प्रकट हो, वहाँ आपका अपादान कारक हो जाता है। नेक्स्ट जो आपका है यहाँ संप्रदान कारक। तो संप्रदान में आपका के लिए आता है। तो जब भी आपको के लिए मिले, इसका मतलब है कि उसमें कौन सा कारक है, संप्रदान कारक है। तो इस तरह से इन सभी कारकों की पहचान हो जाती है। तो यहाँ हमसे पूछा था कि घोंसले में चिड़िया है, इसमें आपका जो मैं वाला है, ये कौन सा कारक है, तो ये है आपका अधिकरण कारक। तो हमारा आंसर यहाँ फर्स्ट सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा पैराग्राफ। तो पैराग्राफ में 32 से और 33 के जो क्वेश्चन नंबर रहेंगे, इन्हीं के आंसर आपको इस पैराग्राफ से पढ़कर देना है। तो सबसे पहले पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। तो पैराग्राफ में है, गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है, यही इस बात की विशेषता है। आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं, वह प्रायः राजनीति क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। आत्मा से उनका संबंध विच्छेद होकर केवल बाह्य संसार तक उनका प्रसार रह गया है। मन की निर्मलता और ईश्वर निष्ठा से आत्मा को शुद्ध करना गांधीवाद की प्रथम आवश्यकता है। ऐसा करने से निस्वार्थ बुद्धि का विकास होता है और मनुष्य सच्चे अर्थों में जन सेवा के लिए तत्पर हो जाता है। गांधीवाद में सांप्रदायिकता के लिए कोई स्थान नहीं है। इसी समस्या को हल करने के लिए गांधी जी ने अपने जीवन का बलिदान कर दिया था। तो आपको इस पैराग्राफ को 1 से 2 बार पढ़ना है, फिर इसके बाद क्या है, जो आपके प्रश्न बने हैं उनके आंसर आपको देना है। तो इसमें जो आपका पहला प्रश्न है वो है, उपर्युक्त गद्यांश के आधार पर बताइए कि संसार के सारे बात किसमें सीमित है।
तो हम पैराग्राफ में अगर देखें कि संसार के सारे बात किसमें सीमित है, पहले ऑप्शन और पढ़ लेते हैं। धर्म तक है, सांप्रदायिकता तक है, राजनीतिक क्षेत्र तक है, या फिर आत्मा तक है। तो हम एक बार फिर से पैराग्राफ में जाएंगे और देखेंगे कि संसार के सारे बात किसमें सीमित है। तो हमें यहाँ संसार के सारे बात देखना है कि किसमें सीमित है। तो यहाँ देखिए आपका जो ये वाली लाइन है, इसमें आपका आज संसार में जितने भी वाद प्रचलित हैं वह प्रायः राजनीतिक क्षेत्र में सीमित हो चुके हैं। तो यहाँ से हमारा आंसर मिल गया है। इसमें जो आपका आंसर होगा, आंसर हमारा यहाँ राजनीतिक क्षेत्र तक सीमित हो जाएगा। तो आंसर यहाँ हमारा थर्ड एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, उपर्युक्त गद्यांश में गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है? राजनीति, अध्यात्म और सांप्रदायिकता को, जनसेवा और अध्यात्म को, राजनीति और आध्यात्मिक तत्व को, ईश्वर निष्ठा और मन की निर्मलता को। तो हम एक बार फिर से पैराग्राफ में जाएंगे और देखेंगे कि गांधीवाद का आधार किसे बताया है। गद्यांश के अनुसार गांधीवाद का आधार किसे बताया गया है। तो एक बार फिर से चलते हैं पैराग्राफ में, और यहाँ आपकी जो फर्स्ट लाइन है, यहाँ देखिए, गांधीवाद में राजनीति और आध्यात्मिक तत्वों का समन्वय मिलता है। तो यहीं से हमारा आंसर मिल जाता है हमें कि राजनीति और आध्यात्मिक तत्व। तो ये कौन से नंबर में था? ये है हमारा तीसरे नंबर में। राजनीति और आध्यात्मिक तत्व हमारा तीसरे नंबर में है। तो आंसर हमारा यहाँ ये थर्ड एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? तो कनुप्रिया के रचनाकार आपको बताना है कि इसमें से कौन है। नागार्जुन है, रंगेई राघव है, धर्मवीर भारती है, भगवती चरण वर्मा है। तो इसमें से कौन कनुप्रिया के रचनाकार है? आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा थर्ड, धर्मवीर भारती। तो धर्मवीर जो भारती हैं, धर्मवीर भारती ने ही कनुप्रिया की रचना की थी। नेक्स्ट है, प्लुत स्वर कौन सा है? तो आपको इसमें से बताना है कि प्लुत स्वर इनमें से कौन सा है। ओम है, या फिर ये वाला ओम है, या फिर औम है, या फिर ओम है, हलंत वाला। आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा बी नंबर। ये वाला जो ओम है यही आपका प्लुत स्वर माना जाता है। तो प्लुत स्वर जब भी पूछें तो उसमें आपको एक पहचान याद रखना है कि या तो आपका इस तरह से ऊ मिलेगा आपको बीच में, या फिर इस तरह का ये कुछ अड़ा टाइप का जो होता है, ये वाले चिन्ह आपको इस प्लुत स्वर में देखने को मिलते हैं। तो ये हमेशा शब्दों के बीच में होता है। जैसे कि हम एक अन्य एग्जाम्पल की बात करें तो उसमें हम देखें, जैसे राम, राम लिखना है तो रा यहाँ बनेगा और माँ यहाँ, और इसके बीच में कुछ इस तरह से ये चिन्ह लगे होते हैं। तो इसे हम पढ़ते हैं क्या? राम। तो ये आपका प्लुत स्वर में आ जाता है। नेक्स्ट है हमारा, राम आम खाता है। इसमें वाच्य का कौन सा रूप है? कर्तवाच्य है, भाववाच्य है, कर्मवाच्य है, या फिर उभयवाच्य है। आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा कर्तवाच्य। तो यहाँ आपकी कर्ता की प्रधानता बताई जा रही है, इसीलिए यह आपका कर्तवाच्य है। अब कैसे कर्ता की प्रधानता बताई जा रही है? तो इसमें है आपका राम आम खाता है। तो राम आम खाता है, तो यहाँ आम कौन खा रहा है? आम यहाँ कौन खा रहा है? आम खा रहा है राम। तो यहाँ राम की प्रधानता बताई जा रही है, इसीलिए यहाँ आपका कर्तवाच्य होगा। नेक्स्ट है हमारा, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए न उबरे मोती मानस चून। इस दोहे में कौन सा अलंकार है? श्लेष होगा,
रूपक होगा, उपमा होगा या फिर उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा फर्स्ट, श्लेष। तो श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष अलंकार आपका होता है कि जब एक ही शब्द क्या है बार बार आते हैं, जब एक ही शब्द बार बार आए और उसका अर्थ क्या है अलग अलग हो, तो वो होता है आपका श्लेष अलंकार। जैसे कि यहाँ भी आए हुए हैं कि रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून। तो यहाँ आपका पानी आया है और यहाँ भी आपका पानी शब्द आया हुआ है। इसी प्रकार नेक्स्ट लाइन में है कि पानी गए न उबरे मोती मानस चून। तो पानी यहाँ भी आ गया है, लेकिन तीनों पानी जो आए हैं शब्द, इन तीनों का अर्थ क्या है अलग अलग है। तो इसीलिए यहाँ आपका क्या हो जाएगा, श्लेष अलंकार एकदम सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट तीनों की बात करें कि जो आपका रूपक क्या होता है, उपमा क्या होता है और उत्प्रेक्षा भी क्या होता है। तो अगर हमसे रूपक की बात की जाए तो रूपक अलंकार में आपको केवल एक चिन्ह याद रखना है, वो है आपका योजक चिन्ह। तो जो आपका योजक चिन्ह होता है वो आपका जो आपका रूपक अलंकार है उसकी पहचान होती है। तो जो आपका योजक चिन्ह है वो आपके रूपक अलंकार की पहचान होती है। योजक चिन्ह से आप रूपक अलंकार को पहचान सकते हो। इसी प्रकार है आपका उपमा अलंकार। तो उपमा अलंकार में क्या होता है, इसमें आपकी उपमा दी जाती है, किसी व्यक्ति की या फिर किसी वस्तु के क्या है उपमा दी जाती है, तो वहाँ होता है आपका उपमा अलंकार। इसी प्रकार से आपका उत्प्रेक्षा अलंकार। अब जो उत्प्रेक्षा अलंकार है इसके आपके कुछ कीवर्ड हैं जिसे देखकर ही आप पहचान सकते हो कि इसमें आपका क्या है उत्प्रेक्षा अलंकार है। जैसे कि हम बात करें मानो, मनहु, जानो, जनहु, मनु, मनी, मानो, जनु, इस प्रकार के जो आपके शब्द रहेंगे तो वो आपके उत्प्रेक्षा अलंकार में रहेंगे। तो एक बार हम यहाँ लिख भी देते हैं आपकी सुविधा के लिए। तो वो है आपका मानो, फिर है आपका मनहु, नेक्स्ट है आपका जानो, फिर इसी प्रकार से है जनहु। जिस प्रकार से मनहु है इसी प्रकार से आपका जनहु है। फिर है आपका एक मनु भी है और एक आपका मनो भी है और जो है जनु भी है। तो इस प्रकार के जब आपको कीवर्ड मिलेंगे तो आपको याद रखना है कि जो ये सारे के सारे कीवर्ड हैं ये आपके उत्प्रेक्षा अलंकार के माने जाते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शुद्ध है। तो इसमें आपका पहला है अंक, चांद, अंगना या फिर आँख। तो क्या होगा इसमें सही आंसर? यहाँ हो जाएगा हमारा अंगना। जो यहाँ अंगना शब्द है ये एकदम सही दिया हुआ है। और अगर हम बात करें अंक की तो अंक में केवल बिंदी होती है, ना कि चांद बिंदी होती है। यहाँ बात करें चांद की तो चांद में आपका चांद बिंदी होती है। फिर आँख की बात करें तो आँख में आपकी चांद बिंदी होती है। तो इस तरह से ये तीनों ही शब्द आपके अशुद्ध हैं। और शुद्ध कौन सा है? तो वो है आपका अंगना। यहाँ हमसे शुद्ध शब्द पूछा था, इसलिए आंसर हमारा यहाँ थर्ड एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से किस शब्द की वर्तनी सही है। तो इसमें पहला है आपका सनिधि, समनिधि, समनिधि या फिर सनिधि। तो इसमें आपको बताना है कि सही वर्तनी वाला कौन सा शब्द है। आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट। जो आपका सनिधि है वो आपका सही है, बाकी के जो सनिधि लिखे हैं वो सारे के सारे गलत है। नेक्स्ट है हमारा
उपचारात्मक शिक्षण की सफलता निर्भर करती है उपचारात्मक शिक्षण की सामग्री पर, समय व अवधि पर, भाषिक नियमों के ज्ञान पर या फिर समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर। आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा 4th नंबर। समस्याओं के कारणों की सही पहचान पर ही उपचारात्मक शिक्षण की सफलता जो है वो निर्भर करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट है 41 और 42, तो इसमें एक बार हम पद्यांश को पढ़ेंगे और इसके बाद इन सभी के आंसर देंगे। तो जैसे कि हमारा पद्यांश, बरदंत की पंक्ति कुंदकली अधराधर, पल्लव लोचन की चपला चमके घन बीज जगे, छवि मोतिन माल अमोलन की, घुंघराली लटे लटके मुख, ऊपर कुंडल लाल कपोलन की, निछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललायन बोलन की। तो यहाँ आपको बताना है, जो आपका पहला क्वेश्चन है वो है कि इस पद्यांश में कौन सा रस है। शांत रस है, वात्सल रस है, करुण रस है या फिर श्रृंगार रस होगा। आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा 2nd, वात्सल रस इस पद्यांश में दिया हुआ है। नेक्स्ट है आपका उपरोक्त पद किस कवि का है। जो आपका ये पद है वो किस कवि का है। तो देखिए यहाँ जो आपका पैराग्राफ है इसमें लास्ट में आया है, निछावर प्राण करे तुलसी, बल जाऊं ललायन बोलन की। तुलसी यहाँ आपका आया है, इसका मतलब है कि जो ये वाला आपका पद है वो तुलसीदास जी का ही है। तो आंसर यहाँ हमारा 4th सही हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्चारण स्थान की दृष्टि से कौन सा विकल्प शुद्ध है। सा तालव्य माना जाता है, सा दंत माना जाता है, या फिर जो आपका ये सीटी वाला सा है ये मूर्धन्य है, या फिर चा वर्ण जो है वो कंठस्थ वर्ण है। तो आपको बताना है कि उच्चारण की दृष्टि से कौन सा विकल्प यहाँ एकदम सही है। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 2nd, सा दंत वर्ण होता है। तो सा जो है आपका दंत वर्ण होता है कैसे, तो एक सूत्र होता है आपका इच्वेसा नाम दंता, तो उसी से आपका क्या है यहाँ दंत वर्ण आया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सा कथन अशुद्ध है। विसर्ग कंठवर्ण है, या फिर हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, या फिर 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है, या फिर छ संयुक्त व्यंजन है। तो यहाँ आपको अशुद्ध वाला बताना है कि अशुद्ध इनमें से कौन है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा जो 3rd है, 2 महाप्राण व्यंजनों का उच्चारण एक साथ हो सकता है। ये वाला आपका अशुद्ध है, गलत है। जबकि जो आपका छ, यहाँ से अगर हम शुरू से बात करें विसर्ग, तो विसर्ग क्या है आपका कंठ से ही बोला जाता है। विसर्ग जो आपका है वो आपका कंठवर्ण माना जाता है। नेक्स्ट क्या है आपका हिंदी में ज्ञ का उच्चारण परंपरा से भिन्न हो गया है, तो ये भी आपका सही है। और जो आपका ये दिया है छ संयुक्त व्यंजन है, तो ये भी आपका सही है। यहाँ हमसे गलत वाला पूछा था, गलत कौन सा है, तो गलत हमारा यहाँ ये 3rd वाला हो जाएगा। नेक्स्ट है मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। वाक्य में लड़के के विषय में कौन सा विकल्प अशुद्ध है। तो आपको बताना है कि इस वाक्य में जो लड़के शब्द है, लड़के हैं, वो क्या है, एक वचन है, कर्ता है, पुल्लिंग है या फिर बहुवचन है। अशुद्ध वाला बताना है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा 4th वाला बहुवचन। यहाँ जो आपका लड़के शब्द है वो बहुवचन जो है वो आपका गलत हो जाएगा।
मतलब आंसर हमारा यहाँ बहुवचन ही सही है, क्योंकि हमसे अशुद्ध वाला पूछा था। और अगर शुद्ध की बात करें तो यहाँ आपका जो लड़के शब्द है वो एक वचन में लिया गया है, कर्ता भी है और पुल्लिंग भी है, तो ये तीनों ही सही है। लेकिन जो लड़के हैं तो वो आपका यहाँ अशुद्ध, बहुवचन जो है वो अशुद्ध हो जाएगा, क्योंकि वाक्य में देखिए यहाँ क्या बोला है कि मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया। तो यहाँ क्या है, केवल वो अपने लड़के के लिए बस बोल रही है, सारे लड़कों के लिए तो बोल नहीं रही है, केवल वो अपने लड़के के लिए बोल रही है। मतलब केवल एक लड़के के लिए बोल रही है कि जो मेरे लड़के ने मेरी आज्ञा का पालन नहीं किया, तो केवल उसी के लड़के ने क्या, उसकी आज्ञा का पालन नहीं किया। इसीलिए यहाँ आपके जो ये तीनों हैं वो सही है, लेकिन जो गलत है वो आपका बहुवचन वाला गलत हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव है? नाथ, खेत, त्रिकुटी या फिर प्रभु। तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा खेत। जो आपका खेत शब्द है वो आपका तद्भव शब्द माना जाता है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द देशज है? तो देशज आपका कौन सा शब्द है ये आपको बताना है। तो पहला है आपका पतलून, नेक्स्ट है लाश, धड़ाम या फिर औरत। आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। धड़ाम शब्द जो है वो आपका देशज शब्द माना जाता है। और देशज शब्द होते कौन कौन से हैं? तो देशज शब्द वे होते हैं जो देश में जन्मे हों, जो हमारे देश में जन्मे हों, जिन शब्दों का जन्म हमारे देश में हुआ हो, वो होता है देशज शब्द। तो यहाँ जो आपका धड़ाम है ये आपका देशज शब्द माना जाता है। नेक्स्ट है, छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल का अर्थ बताना है, क्या होगा? योग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना, मिथ्या आडंबर, अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना या फिर अधिक पाने की लालच करना। क्या हो जाएगा इसका? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। तो यहाँ आपको इसका अर्थ बताना था कि क्या होगा। छछूंदर के सिर पर चमेली का तेल, तो इसका अर्थ होगा आपका अयोग्य व्यक्ति को अच्छी चीज देना। नेक्स्ट है, ऋग्वेद का संधि विच्छेद क्या होगा? तो यहाँ आपका फर्स्ट है ऋग धन वेद होगा, नेक्स्ट है ऋग धन वेद होगा या फिर ऋग धन वेद होगा या फिर ऋ धन गवेद होगा। तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा सेकंड वाला सही, ऋग धन वेद। तो यहाँ हमारा ऋग्वेद का सही हो जाएगा, क्योंकि हमारा जो का वाला वर्ण है तो का ये थर्ड वाला है, का यहाँ तीसरा वर्ण हो जाता है। जैसे कि का के वर्ण अगर हम बात करें तो का के 5 वर्ण होते हैं, का, ख, ग, घ, इंगा। तीसरे नंबर में कौन सा आया है? ग आया है। तो यहाँ आपका का ग हो जाता है। तो इस वजह से यहाँ जो आपका संधि विच्छेद है वो दूसरा वाला एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप बीती शब्द में समास है, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, कर्मधारय समास या द्विगु समास। आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट, जो तत्पुरुष समास है वो है आपका इसी में आप बीती शब्द में। तो आप बीती शब्द में जो समास है वो आपका तत्पुरुष समास सही है। नेक्स्ट है, प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है, उद्देश्य, हेतु, लक्ष्य या नियोजन। तो आपको इसका समानार्थी मतलब कि पर्यायवाची बताना है कि इसमें से ऐसा कौन सा शब्द है जो पर्यायवाची नहीं है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा यहाँ जो फोर्थ वाला है नियोजन। ये आपका प्रयोजन का समानार्थी मतलब कि प्रयोजन का पर्यायवाची शब्द नहीं माना जाता है नियोजन को। बाकी के जो आपके उद्देश्य है,
हेतु है और लक्ष्य है। ये तीनों ही आपके प्रयोजन शब्द के समानार्थी शब्द माने जाते हैं, मतलब कि पर्यायवाची शब्द माने जाते हैं। लेकिन आपका जो नियोजन है वो प्रयोजन का समानार्थी शब्द नहीं है। इस वजह से आंसर हमारा यहाँ जो फोर्थ है वो एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऋजु का विलोम शब्द है सीधा, त्रिकोण, सरल या वक्र। तो आपको विलोम शब्द बताना है कि विलोम शब्द कौन सा है ऋजु का। तो यहाँ हमारा आंसर हो जाएगा फोर्थ नंबर। जो आपका ऋजु का विलोम है वो होता है वक्र, क्योंकि ऋजु का मतलब होता है सीधा सरल। तो सीधा सरल इसका अर्थ होता है, लेकिन हमें विलोम बताना है तो यहाँ हमारा वक्र हो जाएगा। तो ऋजु होती है आपकी सीधी रेखा और वक्र होता है आपका कुछ इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा। तो इसीलिए आपका ऋजु का क्या हो जाएगा विलोम, वक्र हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित विकल्प में किस विकल्प में विशेषण का निर्देश अशुद्ध है। तो आपको बताना है कि इसमें जो विशेषण का निर्देश है वो किसमें अशुद्ध दिया हुआ है। पहला है आपका 26 पूर्णांक बोधक है, दूसरा क्रमवाचक है, नेक्स्ट है 2.5 अपूर्णांक बोधक है, और फोर्थ है आपका वह नौकर कोई विशेषण नहीं है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फोर्थ वाला, वह नौकर कोई विशेषण नहीं है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। बाकी के सभी सही दिए हैं। जो आपका 26 होता है, 26 आपका पूर्णांक माना जाता है, दूसरा मतलब पहला और दूसरा ये सारे क्रम माने जाते हैं। फिर 2.5 जो होता है आपका, 2.5 आपका जो होता है 1.5, तो ये आपका अपूर्ण बोधक माना जाता है। लेकिन आपसे यहाँ अशुद्ध वाला पूछा था, तो इसीलिए आंसर हमारा यहाँ फोर्थ वाला एकदम सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, आप भला तो जग भला वाक्य में सर्वनाम के किस भेद का बोध होता है। संबंधवाचक सर्वनाम, अनिश्चय वाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या फिर प्रश्नवाचक सर्वनाम। आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा थर्ड नंबर, निजवाचक सर्वनाम है इसमें। आप भला तो जग भला, मतलब इसमें कौन सा सर्वनाम है, तो वो है आपका निजवाचक सर्वनाम, क्योंकि इसमें खुद की बात हो रही है कि अगर आप भले हो तो इंसान को ऐसा लगता है कि सभी दुनिया क्या है बहुत अच्छी है। अगर आप अच्छे हो तो मतलब सारी दुनिया क्या है बहुत अच्छी है, ऐसा कोई व्यक्ति मानता है। तो इसीलिए ये कौन सा सर्वनाम है, वो है आपका निजवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है। संतान, कड़ी, चील या सरसों। तो आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द है जो पुल्लिंग है। तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट, संतान जो है वो आपका पुल्लिंग शब्द माना जाता है। तो अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। नेक्स्ट आ गए हैं हम 56 नंबर क्वेश्चन में। तो ये क्या बोल रहा है कि प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन की रचनाओं का सही अनुक्रम क्या है। तो यहाँ आपको बताना है कि जो हरिवंश राय बच्चन है, इन्होंने जो अपनी रचनाएं लिखी हैं वो उसका क्रम क्या है। तो पहला है आपका मधुबाला, मधुशाला, निशा निमंत्रण और मधु कलश। नेक्स्ट है आपका मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश, निशा निमंत्रण। और नेक्स्ट दिया है मधु कलश, मधुबाला, मधुशाला या निशा निमंत्रण होगा, या फिर निशा निमंत्रण, मधुबाला, मधु कलश या मधुशाला। तो इसमें आपको क्रम बताना है कि कौन सा क्रम है जो प्रकाशन वर्ष की दृष्टि से सही हो।
आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा सेकंड। मधुशाला, मधुबाला, मधु कलश और निशा निमंत्रण, ये क्रम आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। हिंदी साहित्य सम्मेलन को आपको इसमें से आपको सुमेलित करना है। इसी प्रकार से है काशी नागरी प्रचारणी सभा, इसी प्रकार से है आपका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा। तो इसमें से आपको बताना कि यहाँ आपका आंसर कौन सा होगा, फर्स्ट होगा, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट, कि जो आपका हिंदी साहित्य सम्मेलन है वो क्या है 1910 में आया था। नेक्स्ट क्या है काशी नागरी प्रचारणी सभा, ये आपका 1893 में आया था। और जो आपका राष्ट्रभाषा प्रचार समिति वर्धा है ये आपकी 1918 में आई थी। तो इस वजह से हमारा यहाँ आंसर हो जाएगा फर्स्ट, CAP। नेक्स्ट है तुलसीदास के रचनाकार हैं डॉक्टर रामविलास शर्मा, केशवदास, महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा फोर्थ नंबर, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है इन्होंने ही तुलसीदास की रचना की थी। नेक्स्ट है अन्या से अनन्या आत्मकथा किसकी है? उषा प्रियंवदा की है, प्रभा खेतान की है, मन्नू भंडारी की है या सुषम बेदी की है? तो आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा सेकंड, प्रभा खेतान की ये जो आपकी आत्मकथा है वो मानी जाती है। अन्या से अनन्या आत्मकथा जो है आपकी प्रभा खेतान की है। नेक्स्ट है हमारा और इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, किसका वाक्य है? रैदास का है, दादू का है, कबीर का है या फिर नानक का है? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट, रैदास जी ने ये कहा था कि प्रभु जी तुम चंदन हम पानी। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय ज़रूर दें कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद।